मुस्तनसर हुसैन तारड़ का सबसे पहले हम तारफ देख लेते हैं। अगर इनके तारफ को देखें तो ये नावल निगार हैं, सफरनामा निगार हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, अफसाना निगार हैं, अदाकार हैं और बच्चों के चाचा जी के खिताब पर भी फाइज हैं। उन्होंने तमाम असनाफ में तबे आजमाई की, लेकिन खास पहचान क्या है कि सफरनामे, बेशुमार सफरनामे लिखे और इनके सफरनामे लवाजमात पर, जो फिक्शन के लवाजमात हैं, फिक्शन कहते हैं दास्तानी असर, यानी जिसमें कहानीपन हो, किस्सा हो, वो फिक्शन के जो लवाजमात हैं उस पर इनके सफरनामे पूरे उतरते हैं। नावल निगारी इन्होंने बाद में शुरू की। इनके बारे में सबसे ज्यादा जो अहमियत वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा इनको पढ़ा जाता है और सबसे ज्यादा किताबें इनकी हैं, यानी 60 से ज्यादा किताबें ये लिख चुके हैं। अगर सफरनामों की बात करें तो निकले तेरी तलाश में सहर अंगेज सफरनामा है, हम पर सहर तारी कर देता है। उंदलस में अजनबी, राख, बहाव नावल, खसो खाशाक जमाने, गजाले शब, जिप्सी, पखेरू, उल्लू हमारे भाई हैं। बहाव पाकिस्तान से शाया हुआ, संगमील पब्लिकेशन ने इसे शाया किया था। पहला उर्दू नावल है इनका मुस्तनसर हुसैन तारड़ का। अगर इस नावल की सफ़ात की बात करें तो 272 सफ़ात हैं। 1992 में पहली दफा शाया हुआ और संगमील पब्लिकेशन ने शाया किया। आज तक ये इतना शोहरत रखने वाला नावल है कि कई इसके एडिशन शाया हो चुके हैं। तहजीबियो तारीखी नावल है। मौजू क्या है? वादिये सिंध की तहजीब को मौजूए बहस बनाया गया। ये तो आम मौजू है। इसका एक और मौजू भी है जो मैं आखिर में आपको बताऊंगी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वजह तस्मिया नावल लिखने की, सारी रुदाद जो है नावल लिखने की जो वजह बनी वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ के खुद उनकी जुबानी हम देख लेते हैं कि दरअसल मुझे रात में उठकर पानी पीने की आदत है। मैं साइड टेबल पर पानी से भरा गिलास रख लेता हूँ और मैं शीशे का गिलास नहीं रखता, मुझे पक्के गिलास में पानी पीने की आदत है। पक्के गिलास यानी स्टेनलेस स्टील के गिलास में। तो वो बहुत गर्म रात थी। जब नींद वनूदगी में उठकर मैंने पानी पिया तो एहसास हुआ कि गिलास में मेरे अंदाजे के मुताबिक जहां तक पानी होना चाहिए वो उससे थोड़ा है। बैरूनी हिस्से में पानी की ठंड या नमी जहां महसूस होनी चाहिए थी वहां महसूस नहीं हुई। वो पहला मौका था जब बहाव का इब्तदाई ख्याल कि पानी खुश्क हो रहा है मेरे जहन में आया। काबिले गौर बात जो है, जो इस नावल का मरकजी नुक्ता है, पानी खुश्क हो रहा है, ये है। उसके बाद लिखने के बाद मुस्तनसर हुसैन तारड़ जब कोई नावल या सफरनामा लिखते हैं तो उस पर बाकायदा रिसर्च करते हैं। कहते हैं नावल लिखना मेरे लिए मसला नहीं था, असल मसला ये था कि मैं 5000 साल पुरानी तारीख लिख रहा हूँ तो उसकी जबानों बयान कैसी हो। तो नावल लिखने में उतना वक्त नहीं लगा जितना उसकी तहकीक में लिखा। ये बैठते नावल लिखने बैठते 50-60 सफ़ात लिखते, उसे पढ़ते, फिर उसे फाड़ देते, क्योंकि उन्हें उसको पढ़कर अंदाजा होता कि अगर आजकल के दौर में लड़के को लड़की से मोहब्बत हो जाए तो वो कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत है। लेकिन जब उन्होंने सोचा, मुंशी प्रेमचंद के अफसानों पे गौर किया, उनके नावलों पे गौर किया, तो उस जमाने में कहा जाता था कि तुमने मुझे वो लिया है। तो जबानो बयान कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जो 5000 साल पुरानी तहजीब की उकासी करे। इस पर तहकीक करने में मुस्तनसर हुसैन तारड़ को ज्यादा वक्त लगा। अब कहते उसी अरसे में, चूंकि ये एक अदीब हैं, राइटर हैं, इन्हें एक क्या कहते हैं थीसिस भी मिला। इसके अलावा ये कहते हैं कि अगर एक्सप्रेशन या जज्बात का इजहार आज इतना ऐसा है तो 60-70 साल पहले या 50,000 साल पहले
वो इजहार कैसे होगा, एक्सप्रेशंस को कैसे शो किया जाएगा। फिर वो माहिर लिसानियात अली अब्बास जलालपुरी और फरीद कोटी से मशवरे किए उन्होंने कि उस जमाने में कौन कौन सी जबानें थी। उन्होंने बताया कि ये जबानें इस इलाके में बोली जाती थी। फिर उन्हें बर्कले यूनिवर्सिटी का एक थीसिस मिला, द एंशिएंट टाइमल पोइट्री। बड़ा मजे की और दिलचस्पी वाली बात है कि उसमें पुरानी तहजीबों का जिक्र था और उसको पढ़कर उन्हें पता चला कि तामल और ब्राहिमी दो ऐसी जबानें हैं जिन्होंने द्रावड़ी जबान से अल्फाज लिए हैं या उन जबानों से निकली हैं, यानी द्रावड़ी जबान के असरात जो हैं वो पुराने हैं। तो इस पर उनके जहन में सोच आई कि तामल शायरी में एक्सप्रेशन द्रावड़ी जो बोली आजकल बोली जा रही, क्योंकि मुस्तनसर शायद तो तारड़ तो उस जमाने की बोली नहीं जानते थे, तो इससे मिलता जुलता होगा। तो अब तहकीक उन्होंने द्रावड़ी जबान पे कर दी। द्रावड़ी जबान के जो पुराने अल्फाज थे वो पिक किए, थीसिस पूरे को पढ़ा, उन अल्फाज के जो इशारे थे, जो तासरात थे, जो इस्तारे थे, उनको समझा। फिर उन्होंने नावल लिखा। पूरे नावल को पढ़ें तो उसमें जदीद लफ्ज नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर जब वो पारोशनी की चाल का जिक्र करते हैं तो चाल को हिरन से या जदीद इस्तारों से तशबीह नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं कि उसकी चाल इतनी खूबसूरत थी कि शहद की मक्खियां उसके पीछे पीछे चली जाती, या फिर उसके हिप्स कोबरा के खून की तरह थे जिनमें जहर भरा हुआ था, जिससे वो मुझे डस सकती थी। अब ये जबानों बयान थीसिस पढ़ा, द्रावड़ी अल्फाज पर तहकीक की, तामल शायरी पढ़ी और कुछ तख्लीकात की, कुछ इख्तरा किया, तो पैटर्न बन गया और उन्होंने इस नावल को लिखना शुरू कर दिया। अब मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो हैं, कहानियां जब लिखते हैं तो इनके अगर इंटरव्यूज या इनके ऊपर लिखे गए खाके वगैरह पढ़ें तो वो कहते हैं कि मैंने जितनी भी कहानियां लिखी बहुत मेहनत से काम लिया। यानी उनकी कहानियों के अंदर रब्त और तसलसल होता है, ताल्लुक होता है, कड़ी से कड़ी मिलती जाती है। यानी उनकी क्या कहते हैं कहानियों में से एक बाब या एक इक्तबास निकाल दें तो उसका वो सीक्वेंस टूट जाता है, उसकी समझ नहीं आती। अगर नावल में वो वाली यानी तसलसल या ताल्लुक ना हो तो फिर वो नावल मुबहिम हो जाता है, कारी उसको दरमियान में से छोड़ छोड़ के पढ़ता है और उसे सही समझ भी नहीं आती। लेकिन मुस्तनसर हुसैन तारड़ की कहानियां, उनके अंदर ज़िमनी कहानियां, उनके वाकयात बहुत बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से अटैच है। यानी एक बाब का ताल्लुक दूसरे बाब से है, एक इक्तबास जुड़ता है दूसरे इक्तबास से। यानी इस पूरे नावल में कोई एक जुमला, कोई एक किरदार या कोई इक्तबास मुबहिम नहीं या ऐसा नहीं कि उसको नावल से निकाल दें। अगर उसको उस नावल से निकालेंगे तो नावल में कमी सी रह जाती है। उन्वान और मौजू में मुमासलियत। मुस्तनसर हुसैन का अगला कारनामा क्या है कि उन्होंने इसके नावल को मिला दिया इसके मौजू से। आप वो पहला मुस्तनसर हुसैन का बयान देखें कि गिलास की सतह पर जमी हुई नमी को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि पानी कम हो रहा है। और अगर इसके उन्वान को देखें बहाव, तो मौजू, उन्वान और उसके अंदर जो मौजू है वो एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। और उन्वान को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इसमें बहाव है, चाहे पानी का है, चाहे दरिया का है, चाहे जिंदगी के लोगों का है, जिंदगी की चहल पहल का है। बहाव के मौजू पर इस नावल में बहस की गई और इसी मौजू ने इस पूरे नावल के अंदर तसलसल, रिदम और बहाव की सी कैफियत पैदा कर दी है। अब बहाव नावल जो है, आवाज है, एक मादूम होती या खत्म होती तहजीब, आखिरी आवाज है जो उठती है और इस नावल को पढ़ने के बाद
कारी के ज़हन में भी एक बहाव या एक तसलसल पैदा हो रहा है कि पानी खत्म हो रहा है, तहजीब खत्म हो रही है। प्लॉट। अब बहाव का अगर प्लॉट की बात करें तो बुनियादी मौजू है दरियाए सरस्वती की तहजीब या वादिये सिंध की कदीम तहजीब। एक ही मरकजी कहानी है, दरिया के किनारे रहने वाले जो तबाह हो रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं। लेकिन इस मरकजी कहानी को मुकम्मल, खूबसूरत और बामानी बनाने के लिए उसके अंदर तख्लीककार ने यानी तारड़ ने बहुत सी ज़ेमनी कहानियों की ऐसी बनत की है कि ये कहानियां जो हैं उस मरकजी कहानी का हिस्सा दिखाई देती हैं। और वो तहजीब मुकम्मल ही तब होती है जब इन कहानियों को उसके साथ जोड़ा जाए। तहजीब को तमाम पहलुओं और उसके साथ छोटी-छोटी कहानियों के साथ मिलाकर हमारे सामने उभारा गया है। जैसे कहानियों को अगर हम उन्वानों के साथ देख लें तो एक कहानी हो गई दरिया कैसे बहे और खुश्क रहा है, वहाँ काश्तकारी कैसे होती है, तर्ज़े बूदोबाश कैसा है, रहते कैसे हैं, माल मवेशी कैसे चराते हैं, खाना कहाँ से लेते हैं, उनके रस्म व रिवाज क्या हैं, उनके अंदर कौन सी तोहिमात हैं, उनका तर्ज़ ज़िंदगी क्या है। मुआशी समाजी गर्ज के हर मसले को इस नावल में बयान किया गया है और इस तरह बयान किया गया है कि मुकम्मल तफसील से बयान किया गया है। नावल को पढ़ने के बाद हमें अंदाजा होता है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ का मुशाहिदा बहुत कमाल का है और उसको फिर वो एक्सप्रेस भी उसी लिहाज से करते हैं। थीम, इस नावल का थीम है कि पुरानी तहजीब की जगह नई तहजीब ले रही है, खंडर की जगह इमारत और पुरानी की जगह नई चीजें, ये सब की तख्लीकियत आदमी के होने से वाबस्ता है। जब आदमी ही ना रहा तो नई चीजें तख्लीक नहीं होंगी, यानी इंसान के वजूद से इन चीजों की बका है। यही इस नावल का थीम है और सबसे हैरान कुन चीज जो है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का मजबूत तखय्युल। देखिए उसी तखय्युल के जोर पर उन्होंने उस दरिया के किनारे बसने वाली पुरानी तहजीब को हमारी आंखों के सामने ला खड़ा किया। जी, अगर किरदारों की बात करें तो बहुत सारे किरदार हैं और किरदारों के नाम उनके कामों के लिहाज से। पारोशनी जो एक दानश्वर खातून है, पिकली जो मिट्टी के ज़रूब बनाती है, परचन, सिमरू, मामन मासा, गागरी और चीवा। तारड़ साहब ने ये नहीं किया कि मरकजी किरदार को अहमियत दी हो, उन्होंने एक एक किरदार को इस तरह तख्लीक किया है कि उसको यकसा अहमियत दी है और वो उस नावल का हिस्सा बन गया है। तो अब हम एक एक किरदार को देख लेते हैं। सबसे अहम किरदार पारोशनी, ताकत का निशान है, दूरंदेश है, सालों से बरचन का इंतजार कर रही है और उसका इंतजार कर रहा है समरू। वो मोहरें बनाता है और पारोशनी को देख देख कर खुश होता है और पारोशनी इंतजार कर रही है बरचन। बरचन कौन है? बरचन मकीन इसी बस्ती का है, लेकिन जैसे हमने गुलाम बाग में देखा था कि अर्जल नस्लें या टप्पर वासी जो एक जगह पे नहीं रहते, तो बरचन भी इस बस्ती का किरदार है, लेकिन उसकी आदत क्या है कि वो जगह जगह घूमता है और अक्सर वो बेशतर सफर में रहता है, नई नई दुनिया तख्लीक करता है। पिकली कुम्हारन है, उसका आवा है, आवे में बर्तन डालती यानी भट्टी है और उसमें उन बर्तनों को पकाती है और वो बर्तन जो बनाती है वो सिर्फ बर्तन नहीं होते, उन पे नक्शो निगार बनाती है, फूल बूटे बनाती है और पिकली ही पारोशनी की शादी पर उसे सजाती संवारती है। यानी दूसरा काम उसका होता है दुल्हनों की आराइश का। घाघरी, वो उसको कहते हैं भुक्कड़,
भूखड़ क्यों कहते हैं कि वो जाती हुई चील को कोई चीज मार कर गिरा लेती थी और उसे खा जाती थी, यानी उसके पेट की भूख का दारोमदार उसके निशाने पर था। आसमान पे उड़ती हुई चील को वो शिकार कर लेती थी, मगर उसके बारे में मशहूर है कि एक दिन उसे एक चील ने या एक बुक्कड़ ने ऐसी नजरों से देखा कि दोबारा कभी उसने उसका शिकार नहीं किया। मामन मासा और जीवा दोनों दरवेश टाइप किरदार हैं और अलामत हैं मियाँ बीवी की। मामन मासा जो है वो रुखों या जंगल में रहता है, चीवा भी वहां जाकर उसे मिलता है। अब ये दोनों मर्द हैं। धरवा है किरदार जिसका काम है मुकद्दस बैलों को चारा वगैरह देना। अब इन किरदारों के नामों से ही हमें कुछ ना कुछ उस कदीम अहद की तहजीब और मुआशरत और नफ्सियात का अंदाजा होता है। डोर का एक किरदार है, मोहनजो दड़ो में वो जाता है जैसे आजकल लोग जाते हैं मजदूरी की तलाश में, और ईंटों के भट्टे पर ईंटें बनाते बनाते यानी इस कदर मजदूरी करता है कि कुब्बा हो जाता है, यानी झुकी कमर हो जाती है। और डोरगा इस बस्ती का बाशिंदा नहीं, बल्कि वो बर्चन की मोहब्बत में उसके साथ साथ मंजो दाड़ो से गागरा किनारे इस बस्ती में आया और यहाँ रहने लगा। अब हम देखते हैं इस नावल के खुलासे को या इसकी कहानी। सबसे पहले इसका इंतसाब एक नज्म है, लिखी हुई है इसके इंतसाब में। सरस्वती जो बड़े पानियों की माँ है और सातवीं नदी है, उसके पानी आते हैं शानदार और बुलंद आवाज में चंगाड़ते हुए। ये नज्म जो है ये हमें बताती है कि जो दरिया था वो किस कदर जोरदार होगा और किस कदर उसकी आवाज, उसका पानी और उसका रोब दबदबा होगा, यानी एक बड़ा दरिया। अब जैसे मैंने बताया कि बहाव रवानी और तसलसल का नाम है और यही बना गया मुस्तनसर हुसैन को नावल निगार। अच्छा, इस नावल में बरे सगीर की जो तरक्की याफ्ता तहजीब है उसका ताल्लुक जोड़ा गया है पंजाब और दरियाए सिंध के किनारे से। बुनियाद क्या है इस नावल की कि बहावलपुर के सहराओं के सफर में एक सफर में निकलते हैं और उन्हें ठीकरियां मिलती हैं, यानी वो कड़ी के साथ कड़ी मिलाते हैं। वो ठीकरियां जो थी वो सिर्फ ठीकरियां नहीं थी, उस पर खुश नजर नकाशी थी। अब आप सोचें कि ठीकरियां बनाता कौन था, वो पिकली बनाती थी, उस पर डिजाइन बनाती थी। तो इस बिखरे हुए सारे कदीमा को भी कारड़ साहब को उन्होंने इस बात पर उकसाया कि वो सोचें कि आखिर ये कौन लोग थे जो इस बस्ती में रहते थे। वो सोचते हैं कि वो कौन लोग थे, फिर वो खुद ही कहते हैं कि इस बस्ती के बासी थे, वो कैसे तख्लीकार थे, कैसा उनका तहजीब व तमद्दन था। तो वो बताते हैं कि इन सारे कदीमा को देखकर मुझे लगा कि अव्वलीन अबादतगार थे, कुदरती और अलाकाई अवामिर थे जिनकी वजह से ये तहजीब खत्म हो गई और यहाँ से चली गई। तो इसी वजह से ये नावल बना। कहानी को देखें तो हजारों साल कबल एक ऐसी बस्ती की कहानी है जो कदीम दरिया गागरा के किनारे बस्ती थी। इस बस्ती से काफी बड़े मोहनजोदड़ो और हरी यूपिया के और हड़प्पा जैसी मुहज्जिब या मुतमद्दन आबादियां थी, मगर ये बस्ती हजारों साल पहले रस्म रिवाज जो हैं उस पर चल रही है। यहाँ के बासी जो है चाहे कुछ भी हो जाए अपने इलाके को नहीं छोड़ते, हत्ता के खरीदो फरोख्त के लिए भी तब जाते हैं जब बेइंतहा जरूरत हो। परचन के अलावा परचन जो था वो घूमता फिरता रहता था और उन्हें दुनिया की खबर कैसे मिलती थी, दुनिया का सिर्फ हिस्सा इसलिए था कि बस्ती के पास से गुजरते हुए जो टप्पर वासियों के काफले थे उनसे वो पूछते थे कि बाकी दुनिया कैसे रहती है, तो उन्हें छोटी छोटी खबरें
मिलती थी। दरिया जितना तेज चलता था वैसे ही इनकी जिंदगी का बहाव चलता था। यानी इनकी रोजी का दारोमदार दरियाए घाघरा पर था। उनके खेतों में पानी इस दरिया की वजह से आता था, कुएं इसकी वजह से चलते थे, काश्त इसकी वजह से होती थी। हत्ता के जंगल जो दरियाए घाघरा के किनारे था वो भी इसी दरिया की वजह से है। डोबो मट्टी यानी दलदल, सारी ज़रूरियात इसी बहाव के गिर्द घूमती थी। आप तसव्वुर करें कि दुनिया से कट के कोने में एक गाँव है, उसकी खुराक, उसकी रिहाइश, उसकी टोटल ज़रूरियात उस दरिया में हैं। लेकिन उस बस्ती के लोगों ने ये सोच रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी जन्मभूमि है या हमारे रहने की जगह है, हमने इसे नहीं छोड़ना। और दुनिया से इस हद तक वो कट चुका है कि वो ये भी नहीं जानते कि कहाँ या किस इलाके में कौन लोग रहते हैं। उन्हें खबरें मिलती हैं, उन्हीं टप्पर वासियों से जो उनके पास से या पक्षीवास गुजरते हैं, उनसे वो पूछते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जी, सबको समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, वरना मैं कंटिन्यू रखती हूँ। मैम आप कैरी ऑन कीजिए, अच्छे तरीके से ही समझ आ रही है। और अगर किसी का कोई अच्छा, सवाल हुआ तो फिर आप पे डिपेंड करता है। आप ठीक है, एंड पे लेंगे। अब जी जी। दरियाए घाघरा जो है वो सदियों से चल रहा है, बह रहा है, उसके बहाव में कमी नहीं आती। तो बस्ती में जिंदगी का बहाव भी वैसे ही चल रहा है, उसमें वैसे ही तसलसल है। जिंदगियां, लोगों की नस्लें अपनी कुदरती या तबई मौत आती है उन्हें और वो उस बस्ती में रहते हैं। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी देखें कि आहिस्ता आहिस्ता बस्ती कि में जिंदगी का बहाव कम होता है। कैसे कम होता है कि दरिया का बहाव कम हो जाता है। जैसे जैसे दरिया का बहाव कम होता है वैसे वैसे बस्ती में जिंदगी कम होती जाती है, क्योंकि उन्हें खुराक नहीं मिलती। दुनिया से तो पहले ही उनका ताल्लुक नहीं था। आखिरकार दरिया खुश्क हो जाता है और उस बस्ती के कदीम वासी अपनी कदीम सोच को रखते हुए कि बड़े पानी आ जाएंगे, उधर ही सूखते रहते हैं, बड़े पानी नहीं आते। और आखिरकार तारड़ का ये नावल घाघरा के बहाव के खत्म होने पर और खुश्क साली पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। मैं शुरू से नावल के शुरू में ले आती हूँ, जिस पखेरु की बात मैंने की थी कि नावल के आगाज में ही एक सफेद रंग के पखेरु की रुदाद है, जिसका अजीबो गरीब हुलिया किरदार इस मकाम पर पहले क्या कहते हैं, मामन मासा, सरस्वती, घाघरा, पिकली, सिमरू और सबसे पहले पारोशनी, ये शुरू में ही किरदार हमें नजर आते हैं। तो कारी जो है इस नावल के अंदर दाखिल होने में उसे कुछ वक्त लगता है, उसे समझ नहीं आती। फिर इस नावल का सहर जो है कारी को अपने बहाव में ले लेता है। तहजीब की बात तो वाकया ही है। अब आगे देखें कि इस नावल में और कौन कौन सी बात है। अब अगर हम सोचें तो बहाव उर्दू जबान में वाहिद नावल है जो माहौलियाती तब्दीलियों पर लिखा गया है, और हम उसे अभी तक क्या समझते हैं कि ये वादी सिंध की तहजीब पर लिखा गया है। ये वाकई मुस्तनसर हुसैन तारड़ की पहचान है। लेकिन अगर आप उनके बयान पे गौर करें तो उन्होंने क्या कहा है कि गिलास में पानी कम हुआ, उसकी बैरूनी सतह पर पानी की नमी कम होगी, तो उसने उन्हें नावल लिखने पर उकसाया। यानी नावल लिखने की वजह क्या है? माहौलियाती तब्दीलियां। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ की तशवीश के माहौलियाती तब्दीलियां या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो हमारे माहौल को खत्म कर देगी अगर हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करेंगे। चाहे वो 5,000 साल पुरानी तहजीब हो, चाहे आज की तहजीब।
अगर इसको हम देखें तो नावल का आगाज परिंदे की चौलिस्तान यानी सहराई इलाके में उड़ान से होता है। हर तरफ पानी खत्म हो सकता है। इसकी अलामतों पे गौर करें। सहरा ने सब्जे को खा लिया है, यानी सब्जा खत्म हो गया है और जमीन के ऊपर जो रेत है वो जाहिर हो गई है। हर तरफ मौत ही मौत है। परिंदा पानी ढूंढता है और उड़ते उड़ते उसकी रगों के अंदर जो खून है वो जम जाता है। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और आखिरकार वो दरियाए घाघरा के किनारे एक ऐसी बस्ती जिसका कोई नाम नहीं होता, उसमें बनने वाली झील के सैराब में जमीन पर जा गिरता है। दूसरा इशारा, झील नहीं थी, वो दरिया था, दरियाए घाघरा, जो अब खुश्क होके झील जितना रह गया है। आगे देखें। वहां बैठी हुई पारोशनी जो उस नावल की हीरोइन है, उसे उठाती है और एक हाथ में पकड़कर उसकी खुली हुई चोंच में पानी डालती है और कोशिश करती है कि ये जिंदा रहे। लेकिन पानी डालने के अलावा वो ये भी कहती है कि तुम भी इस झील पर मरने के लिए आ गए हो। इशारा क्या है कि जो यहाँ रहेगा वो मरेगा, क्योंकि पानी खत्म हो चुका है। लोग उस बस्ती के देखते हैं कि दूर दराज से परिंदे आते हैं, वहां उड़कर गिरते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनकी सोच देखें वहीं पे है कि इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि जब इर्द गिर्द के इलाकों में पानी खत्म हो रहा है, परिंदे मर रहे हैं और यहाँ आकर धड़ाधड़ पानी पीकर मर जाते हैं, तो हमारे दरियाए घाघरा में भी तो पानी खुश्क हो रहा है। इससे बचाव की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। अगला हिस्सा है जो पारोशनी की सोचों का है कि ग्लेशियर से पानी के जोर से टूटकर अलैदा हो जाने वाले छोटे से सफर का बयान है कि पहले बर्फीले पानी आते थे, फिर गदले पानी आते थे और फिर उन बर्फीले पानियों में जो दरिया घाघरा में जो हीरोइन है, जब उसके बदन को यानी पारोशनी के बदन को वो ठंडा पानी छूता है तो उसे पता चल जाता है। इतनी उसके अंदर अकल होती है कि ग्लेशियर टूट रहे हैं, ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं और ये आखिरी ग्लेशियर है और बड़े पानी या ग्लेशियर का सैलाब आने को है। फिर जब पानी का रुख टूट जाता है और बर्फ में से रास्ता बनाकर निकलने वाला थोड़ा थोड़ा पानी उनकी तरफ आता है, तो उस दफा भी पारोशनी जब नहाती है तो उसे एहसास होता है कि अब ग्लेशियर का रुख मुड़ गया है, अब वो कभी भी हमारी तरफ नहीं आएगी। यानी उस बस्ती के रहने वाले लोगों को अंदाजा हो जाता है कि माहौलियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं। ताहम इस सारी माहौलियाती तब्दीली को समझते हुए भी बस्ती के लोग दरियाए घाघरा के इलाकों को छोड़कर ग्लेशियर की तरफ सफर करने, उसको समझने या पानी का रुख जिस तरफ तब्दील हुआ है उस तरफ जाने का तरद्दुद नहीं करता, बल्कि अपने ही इलाके में मरने सड़ने के लिए पड़े रहते हैं और आखिरकार क्या होता है कि वो सब खत्म हो जाते हैं। और रोशनी के अलावा सिमरू को भी बर्तनों में पानी की कमी का एहसास होता है, लेकिन ये नावल हमें चीख चीख कर बता रहा है कि अगर हमने माहौलियाती तब्दीलियों को ना समझा, उनके मुताबिक ना चले, तो एक दिन क्या होना है कि हमारी माहौलियाती तब्दीलियां जो हैं वो हमारी तहजीब को इसी तरह खत्म कर देंगे। ये नावल कंप्लीट हुआ है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, क्योंकि टाइम तो है हमारे पास। दरअसल आज सर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इसलिए हफ्ते की बजाय आज भी नावल है। मेरे ख्याल में सर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप मौजूद हैं? ये कोई कुछ कहना चाहेगा या सब गुमसुम हो गए हैं?
अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम अस्सलाम। बोले। मैम बानो कुद्सिया साहिबा ने फरमाया था ना इस नावल के बारे में कि अगर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और कुछ भी ना लिखते, सिर्फ यही नावल इनकी शोहरत के लिए काफी था। बिल्कुल, इस नावल ने उन्हें सफरनामा निगारों की फहरिस्त से, मैंने पहले भी बताया है, नावल निगार बना दिया। लेकिन खैर उनके सफरनामे भी कमाल की चीज है। जी।